नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, साहा आयोग की स्थापना कब की गई? 1975 में, 1977 में, 1989 में या 1990 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में जो है साहा आयोग की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बीवीआई प्रश्न है, क्योंकि ये जो है आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना कब की गई? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1967 में जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना की गई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षेस की स्थापना कब की गई थी, तो दक्षेस की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंहली जो है बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1970 में, 1971 में, 1975 में, 1991 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। और 1971 से पहले जो है बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? मुंबई में, न्यूयॉर्क में, ब्राजील में या जर्मनी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में हुई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे, महात्मा गांधी थे या जयप्रकाश नारायण थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 1956 में कितने राज्य बनाए गए थे? 12, 14, 16 या 20? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 राज्य बनाए गए थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो है अलग हुआ राज्य कौन सा था, तो वो था हैदराबाद, जो कि 1953 में हुआ था। हैदराबाद नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। अब हमारा नेक्स्ट है, 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था? 1951, 1952, 1956 या 1960? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1952 के जो है आधार पर लागू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में या दिल्ली में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। अब हमारा नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे, या लाल बहादुर शास्त्री थे, मोरारजी देसाई थे या फिर एस निजलिंगप्पा थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, के कामराज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। और मोरारजी देसाई जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि 1977 में बने थे। अब है हमारे यहाँ तिलक उत्तीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है, यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना ही यूरोपीय संघ का जो है उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। और इसका जो ये है क्या, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब हमारा नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में आए परिवर्तनों में से किन्हीं दो का उदाहरण कीजिए। तो वैश्वीकरण के कारण जो है परिवर्तन आए थे, उनमें है, ये पहला है, आधुनिक भारतीय खाने में सोया और मशरूम का इस्तेमाल बढ़ा। दूसरा है, आलू की जगह पनीर का भी इस्तेमाल होने लगा था, यानी कि आलू के साथ साथ जो है पनीर का भी इस्तेमाल होने लगा था।
अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य विवादों के दो कारण लिखिए। तो भारत और चीन के मध्य जो है विवाद के निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें एक है सीमा विवाद, दूसरा है तिब्बत की समस्या। आप इतने लिख देते हैं तो आपको तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे, और आप जो है ज्यादा लिखते हैं तो भी कोई 2 नंबर मिल जाएंगे। चीन का बार बार पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देना, ये भी जो है भारत चीन के मध्य विवाद का कारण है। अब हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 2 अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला है सुरक्षा परिषद, जिसे हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी कहते हैं। दूसरा है महासभा या आम सभा। फिर अगला आता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। फिर आता है न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये भी जो है काफी ज्यादा पूछा गया है, 2024 में ये जो है सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए जो है हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि आपके 2024, 23 और 21 और 20 एग्जाम में पूछे गए, यानी कि 2023 में, 2021 में, 2024 में और 2000 आपके 19 में जो पूछे गए और 2020 में। और 2022 में आप जानते हैं कि आपका जो है पेपर जो है प्रमोट हो गए थे, तो किसी के भी, सॉरी, 2021 में किसी के भी पेपर नहीं कराए गए थे, बल्कि 2022, 23 और 24 में कराए गए थे। अगला आता है कि और आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इनमें से जो है आपको 2 को लिखना है, कोई भी 2 अंक लिख दीजिए, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 है राज्यों में भाषाई अंतर के आधार पर सीमा रेखा बनाने में संघर्ष। दूसरा है आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद भारत सरकार को यह आयोग नियुक्त करना पड़ा था। तो ये दोनों दोनों है जो है 1953 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख हुआ। वैसे ही जबकि आपका ये जो है 1956 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 1956 में जो है आप जानते हैं कि 14 राज्य नए बने थे। और अगला आता है, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। अगला आता है, गोवा को स्वतंत्रता कब मिली। तो गोवा को 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली थी। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस दिन को जो है गोवा में जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसको, 19 दिसंबर को। अब आता है हमारा 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का एक विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आगे हमने जो है आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपके 5 नंबर में आ गया तो आपको जो है 50 शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा। तो लोकनायक ने कहा, यानी कि लोकनायक मतलब है जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं, जिनमें एक है राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। जो है संपूर्ण क्रांति में 7 जो क्रांतियां जो है शामिल थी। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था। अब अगला आता है हमारा, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो मणिपुर की मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है। मणिपुर में मैतेई, कुकी और नगा जैसी 3 समुदाय लोग रहते हैं। तो यही जो है मणिपुर में सबसे मुख्य समस्या है, जातीय संघर्ष। अब हमारा आता है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। यानी वैश्विक राजनीति में जो है पर्यावरण की चिंता आवश्यक क्यों है। ये प्रश्न जो आपको 5 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि 5 नंबर में जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको जो है 50 शब्दों में उसका उत्तर देना पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछे जाते हैं 6 नंबर में प्रश्न, जिनका आपको आंसर देना पड़ता है 100 से 150 शब्दों में। और फिर आपको पूछे जाते हैं 8 नंबर में प्रश्न, जिनका सब आंसर जो है आपको 200 से 300 शब्दों में या 250 शब्दों में देना पड़ता है। तो हमारा आंसर है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जीव को जीवन यापन के लिए वायु, जल, ऊर्जा और खनिज लवणों जैसी चीजों की जरूरत होती है। तकनीकी सभ्यता की समृद्धि के लिए इंसान इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में फैली औद्योगिक दुर्नीति से इंसानों के अस्तित्व और पर्यावरण को खतरा पैदा हुआ है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि अब जो है विश्व में जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है काफी तेजी से फैल रही है, जिसके कारण जो है ओजोन परत नष्ट होती जा रही है और लोगों को स्किन कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बन रहा है। और अंटार्कटिका की जो बर्फ जो है वो भी पिघलती जा रही है, जिसके कारण जो है सबसे पहले विश्व में जो देश पानी में डूब जाएगा उसका नाम है मालदीव, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो मालदीव को है इससे।
तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो है हमारे भारत के कुछ शहर हैं जैसे कि मुंबई रहा, और आपका कोलकाता, मुंबई और गोवा, ये जो है ये सभी के सभी जो है पानी में डूब जाएँगे, क्योंकि अगर जल का स्तर ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो इसके कारण जो है ये जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण जो है अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जो जमी हुई है, वो जो है पानी में बनती हुई जा रही है, जिसके कारण जो समुद्र का स्तर जो है बढ़ रहा है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियों सिद्धांत पर्यावरण से जुड़ा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण की रक्षा में विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारी बराबर नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। हालांकि सभी देशों की भूमिका अलग-अलग होगी और उन्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। तो ये जो है साझी है। और अब आता है वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो वैश्वीकरण का मतलब है देशों के बीच व्यापार के लिए भौगोलिक बाधाओं को खोलना। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके जरिए दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। वैश्वीकरण से व्यवसायों को एक बड़ा बाजार मिलता है। वैश्वीकरण से देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे तकनीकी कौशल का विकास होता है। तो यही जो है वैश्वीकरण की अवधारणा है, और जो कि उदाहरण सहित हमने दी हुई है। और आप जानते हैं कि मैंने जो है ये वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण क्या होता है, ये जो है मैंने आपको कई तरह से समझा दिया है, क्योंकि अलग-अलग वीडियो में जो मैंने आपके लिए इसका आंसर भी अलग-अलग तरह से रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जो कि आपको एक भी कोई भी इनमें से परिभाषा याद हो जाती है, तो आप उसको लिख के आइए, आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति एक आवश्यकता है, क्यों? इसे स्पष्ट कीजिए। तो गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है, जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये जो है गठबंधन सरकार होती है, यानी कि गठबंधन की जो राजनीति में क्या होता है कि अगर कोई भी संसद जो है वोटिंग के कारण जो है अगर जो है बहुमत पे नहीं पाता है, तो उसको जो है दूसरे दल से जो है संबंध बनाना पड़ता है, यानी कि वो जो है गठबंधन कर लेते हैं, और जिसके कारण जो है वो सरकार का निर्माण करते हैं। तो यही जो है गठबंधन सरकार होती है। और एक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय संकट के समय भी बनाई जा सकती है, जिसमें उदाहरण के लिए युद्ध व आर्थिक संकट के दौरान जो सरकार को उच्च स्तर की राजनीतिक और औचित्यपूर्णता या सामूहिक पहचान दे सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब आता है आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? तो इससे न केवल भारतीय राजनीति पर 30 वर्षों से चला आ रहा कांग्रेस का अधिकार ही समाप्त हो गया, अपितु केंद्र में गैर कांग्रेसी शक्तियों का विजय एक नए युग का श्री गणेश कर दिया, यानी कि नई शक्तियों की विजय हुई। श्री गणेश गणेश का मतलब ये हुआ कि जो है कांग्रेस का जो है काफी ज्यादा जो है स्तर गिर गया और उसका खात्मा होने लगा। जनता पार्टी की जीत जीत के बाद जो है जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत खो दिया और जनता पार्टी का विभाजन हो गया। भाजपा का निर्माण हुआ 1980 में, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। पहले जो है जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत की गुटनिरपेक्षता की मुख्य विशेषता जो ये है, गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि विभिन्न शक्ति गुटों से दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता, निर्णय, नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का मकसद था कि भारत किसी गुट में शामिल होकर, यानी किसी भी गुट में शामिल न होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना करे। तो इसीलिए ये जो है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी। अभी आगे कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान बने नाटो, सीटो और वार्सा समझौतों का विरोध किया। नाटो जो है अमेरिका का था, सीटो भी अमेरिका का था, और एक और है जिसका नाम है सेंटो, वो भी अमेरिका का था।
और ये है वारसा जो कि रूस का था। तो इनमें जो है उसने भारत ने जो है शामिल होने से मना कर दिया था और भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी प्रक्रिया का कट्टर समर्थन किया था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी दूसरे देश पर जो है कब्जा करके उस पर जो है शासन करना, जैसे कि अंग्रेजों ने हम पर किया था, आप जानते हैं, वो जो है उपनिवेशवाद कहलाता है। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका में नक्सलवाद, नस्लवाद और रंग भेद का कड़ा विरोध किया था। यानी कि पहले जो है भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है काफ़ी ज़्यादा नस्लवाद यानी कि रंग भेद किया जाता था, जिसका जो है भारत ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।